नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, और उस खबर की जिस पर सबकी नजरें थीं। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर बैन लगा दिया है और यह सबसे बड़ा एक्शन है। अगले 5 सालों के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी करके इसका ऐलान किया। नोटिफिकेशन में पीएफआई समेत 9 संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और ये सभी जो संगठन है पीएफआई से जुड़े हुए हैं, जिन पर गंभीर आरोप हैं देश विरोधी गतिविधियों के साथ साथ हवाला से पैसे हासिल करना और सबसे अहम आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का जो आरोप लगा है, इसको लेकर भी बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बिल्कुल, पीएफआई पर ये सारे आरोप पिछले दिनों हुई देश भर में छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर लिए गए हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का सीधा सीधा मतलब है कि ये अब गैर सरकारी संस्था को इसे घोषित कर दिया गया है। ना ये कोई फंडिंग ले सकते हैं, ना कोई प्रोग्राम चला सकते हैं, ना ही किसी को भर्ती कर सकते हैं। और पीएफआई पर बैन बहुत बड़ी राहत की खबर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एनआईए एक्शन ले रही थी, कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद पीएफआई को बैन किया गया है। यूएपीए के तहत 5 सालों के लिए अब पीएफआई को बैन कर दिया गया। इसके लिए बकायदा गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि पीएफआई पर जो एक कार्रवाई हुई है, उससे पहले एक बहुत बड़ा होमवर्क किया गया था और ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। लेकिन इसको लेकर आपको बता दें कोई 1-2 साल या 1-2 महीने में काम नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से लगातार इनको लेकर तफ्तीश की जा रही थी, उसको लेकर पूरा होमवर्क किया गया था, उनके खिलाफ सबूत जुटाए गए और ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया और यह नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन या संबंधित संगठनों के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित हुआ है, जो जानकारी मिली है, जिसके बाद यह नोटिफिकेशन आया है। तो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं, जिसके तहत ये पूरी बात लिखी गई है कि क्यों और किस लिए और किस तरह से पीएफआई के खिलाफ ये प्रतिबंध लगाया गया है। और 1-2 साल का ये आपको बता दें मामला नहीं है, लंबे वक्त से इस पर तफ्तीश की जा रही थी। पीएफआई के समाज के विभिन्न वर्गों के कमजोर वर्गों के बीच अपनी पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से उपरोक्त सहयोगी संगठनों का या संबंधित संस्थाओं का अग्रणी संगठनों की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य इसकी सदस्यता, प्रभाव और साथ ही फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना था। और जो अलग अलग ये फंड्स बनाए गए, उसकी तरह पैसे जुटाए गए, फंड लाए गए। लेकिन फंड का इस्तेमाल किस में हुआ, क्योंकि ये जो संगठन तैयार किए गए थे, इन संगठनों के जरिए पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन इस पैसे को फिर डाइवर्ट किया गया। ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में कार्य करते हैं और देश के संवैधानिक और प्राधिकार और संवैधानिक ढांचे के प्रति घोर अनादर दिखाता है। यानी कि जो देश का जो सिस्टम है, जो लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी है या हमारे यहां का जो कानूनी प्रक्रिया है या संविधान के हिसाब से हमारी जो चीजें चलती हैं, उसके खिलाफ लोगों के अंदर जहर घोला जा रहा है। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन या संबंधित संस्थाएं गैर कानूनी कार्यों में शामिल रहे हैं और जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं और इससे शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को प्रोत्साहित मिलने की आशंका है। जैसा आपने देखा था, सीएए जो आया था, उसका देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरह से उसको लेकर हिंसा की गई, लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया, उसकी ही तस्दीक करता है कि सीएए का जो लेना देना नहीं है यहां के मुस्लिमों के साथ, उसको दिखाया गया था और उसके बाद जो हुआ सभी ने देखा। पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी समूह जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो आईएसआईएस जिसे कहा जाता है, के साथ अंतरराष्ट्रीय संपर्क के कई उदाहरण मिले हैं। इसमें एग्जांपल आपको दे दें, खासरगोड, जो जहां से कई सारे युवा आईएसआईएस में गए थे। जब उनके बारे में छानबीन हुई तो पता लगा कि जो खासरगोड के जो युवा थे, उनका पीएफआई के साथ जुड़ाव था, पीएफआई के सदस्य, जिसके बाद वो आईएसआईएस के साथ जुड़े, सीरिया गए, कुछ अफगानिस्तान भी गए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात राज्य की सरकारों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की लगातार उन्होंने गुजारिश की थी और यह कहा जा रहा था, क्योंकि जो स्टेट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश या कर्नाटक या गुजरात में, कर्नाटक में देखा गया किस तरह से वहां पर हिजाब को लेकर बैन लगा, किस तरह से वहां पर हिंसा हुई थी। साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो आपने सीए के प्रोटेस्ट के दौरान देखा हो या फिर नमाज के, हर जुमे की नमाज के बाद जो पंगा हुआ था, जिसके बाद लगातार बवाल हुआ था, पुलिस के साथ झड़पें हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ था। पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों या फिर संबंधित संस्थाओं के रिहैब
इंडिया फाउंडेशन, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो स्टूडेंट्स विंग है, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल भी इन्होंने बनाया था। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करता था, लेकिन इसमें भी आपको बताएंगे क्या पेच है। नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर्ड इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल सहित को गैर कानूनी ग्रुप घोषित करती है। यह जो संगठन है, जैसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, हिजाब विवाद को लेकर इन्होंने इस तरह से तूल पकड़ा कि हर एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने वहां पर बवाल किया स्टूडेंट के साथ। ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने किया। अब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में जैसा आपको एग्जांपल देते हैं कि हाथरस की घटना हुई थी, वहां पर उन्होंने दलित समुदाय को किस तरह से दूसरे समुदाय के प्रति वहां भड़काना, किस तरह से उनके प्रति एक ऐसा नैरेटिव तैयार करना कि वो समाज के एक लिए दुश्मन है, वो तैयार करते थे। उसमें भी पीएफआई की कहीं ना कहीं यहां पर हाथ सामने आया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।